हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके साइकोलॉजी के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड क्रिएटिविटी, ये जनरल टॉपिक्स हैं जो आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। जहां जहां पे भी साइकोलॉजी का सेक्शन आपका पूछा जाता है वहां के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हायर लेवल के एक्चुअली क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वहां पे क्या है आपका, द 4 डायमेंशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, जो 4 डायमेंशन है कंटेंट ऑफ द इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर मॉडल proposed by the Guilford have been explained. Which one of the following cannot be placed in those 4 dimension? गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तावित बुद्धि संरचना मॉडल के विषय वस्तु के 4 डायमेंशन बतलाए गए हैं। उन चारों में से किसे हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट बी प्लेस्ड इन दोज 4 डायमेंशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इवैल्यूएशन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, in the structure of intellect model propounded by Guilford, 6 dimensions of production have been given. Which of the following cannot be included in the list of those 6 dimensions? Cannot be included की बात कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में से क्या हो जाएगा इसका, गिलफोर्ड ने मतलब इन्होंने 6 जो दिए थे डायमेंशन दिए थे प्रोडक्शन के, ठीक है। उन 6 में से कौन सा नहीं है इसमें, ठीक है। कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ दो 6 डायमेंशन। पहला ऑप्शन है बिहेवियरल, सेकेंड ऑप्शन है इम्प्लीकेशन, थर्ड है यूनिट, फोर्थ है रिलेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिहेवियरल। ठीक है, इसका आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा, बिहेवियरल। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस propounded बाय कैटल। ठीक है, जो कैटल ने इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी उसका बेसिस क्या था, फैक्टर एनालिसिस, जी फैक्टर, एस फैक्टर या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टर एनालिटिक। ठीक है, फैक्टर एनालिटिक को हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं, कारक विश्लेषण। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। Under what kind of capacity has Kettle placed biological capacity in the theory of intelligence? मतलब जो कैटल ने बुद्धि के सिद्धांत में जैविक क्षमताओं के, जिसे हम लोग बायोलॉजिकल कैपेसिटीज बोल देते हैं, को किस तरह की क्षमता के तहत रखा है, क्रिस्टलाइज एबिलिटी बोला है, ठीक है, या फिर फ्लूइड एबिलिटी बोला है, या फिर सिमेंटिक एबिलिटी बोला है, या फिर मेमोरी एबिलिटी बोला है, स्मृति एबिलिटी बोला है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्लूइड एबिलिटी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लूइड एबिलिटी। क्वेश्चन क्या था आपका, कैटल ने बुद्धि के सिद्धांत में बायोलॉजिकल कैपेसिटीज को किस तरह की क्षमता के तहत रखा है, ठीक है, तो फ्लूइड एबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैव बीन मेंशन्ड इन कैटल्स थ्योरी। ध्यान देना, पीएमए मॉडल तो हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे कैटल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कैटल के सिद्धांत में प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के कितने कारक बतलाए गए हैं। ठीक है, वैसे तो पीएमए के में 7 हमने जो पीएमए हमारा मॉडल था वहां पे 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ पे कैटल की थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी फैक्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड टू एक्सप्लेन इंटेलिजेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल propounded बाय गिलफोर्ड, 100, 80, 180 या 150। ठीक है, तो इसका आंसर आप इसको मतलब कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 180। ठीक, गिलफोर्ड ने जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट जो मॉडल दिया था उसमें कितने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है, 180। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है आपका 180। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट लेवल। ये टास्क है आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका टास्क, इसको सही कर लीजिएगा, ये है आपका टास्क। ठीक है, which of the following task is placed at the topmost level of the pyramid in the hierarchical model of intelligence propounded by वर्नर। ठीक है, वर्नर ने जो मॉडल दिया है, हायरार्किकल मॉडल दिया है, उसमें सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे
क्या आता है आपका, जी फैक्टर आता है, एस फैक्टर आता है, वी फैक्टर आता है, या फिर कोई भी नहीं आता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा जी फैक्टर, ठीक है, जनरल फैक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू एल्फ्रेड बिने, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एल्फ्रेड बिने से रिलेट करता है, ठीक है। सबसे पहले आता है पहला स्टेटमेंट, क्या कह रहा है आपका, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ही डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, उन्होंने मेंटल एज, मानसिक मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। उन्होंने मानसिक आयु के संप्रत्यय का विकास किया है, ठीक है, या फिर उसका कंसेप्ट दिया था, ऐसे भी समझ सकते हो। ही डेवलप द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इन्होंने इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का कंसेप्ट डेवलप किया था। ही रिफ्यूज द टू एक्सेप्ट सेंसरी, मोटर एंड मेमोरी एबिलिटीज एज इंडिकेटर ऑफ इंटेलिजेंस, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था सेंसरी, मोटर और मेमोरी एबिलिटीज को। नेक्स्ट, ही डेवलप द फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड एज स्केल टू मेजर द इंटेलिजेंस, ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्डाइज एज स्केल को इन्होंने मेजर किया था। तो इसका हमें करेक्ट रिस्पॉन्स के बारे में बताना है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ही डेवलप द फर्स्ट स्टैंडर्डाइज एज स्केल टू मेजर द इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ IQ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन का कंसेप्ट किसने दिया था, डेविड वेचलर ने, अल्फ्रेड बिने ने, विलियम स्टर्न ने, या फिर एलम टर्मन ने दिया था, किसने दिया था, इसका कंसेप्ट दिया था आपका विलियम स्टर्न ने, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हमें पता होता है लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, है ना। चलो आगे चलते हैं। इफ द मेंटल एज ऑफ द 10-year-old चाइल्ड इज 12 ईयर, व्हाट विल बी हिज IQ, अगर जो मेंटल एज है 10 ईयर्स के बच्चे की, ठीक है, जो मेंटल एज है 10 साल के बच्चे की, वो कितनी है, 12 है, व्हाट विल बी हिज IQ, IQ हम कैसे निकालेंगे इसका, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो मेंटल एज कितनी हो गई, इफ द मेंटल एज ऑफ द 10-year-old चाइल्ड इज 12 ईयर्स, ठीक है, मेंटल एज कितनी है इसकी, 12 ईयर की है, 12 ईयर है, और क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है इसकी, आपकी 10 है, ठीक है, इंटू 100, 10 यहाँ से कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा, 120, क्लियर है। IQ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं पिछले वाले जो पार्ट 1 था वहां पे डिस्कस कर चुकी हूँ, MA/CA इंटू 100, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन अ पर्सन मेंटल एज एंड फिजिकल एज, ठीक है, फिजिकल एज को कह सकते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, जो उसकी एज है, हैपेंस टू हिम, अ पर्सन ऑफ शार्प इंटेलेक्ट इज कंसिडर्ड, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि जब किसी व्यक्ति की मानसिक आयु, ठीक है, या फिर क्रोनोलॉजिकल एज लगभग बराबर हो, तो उसे अ पर्सन, पहला है उसमें अ पर्सन ऑफ शार्प इंटेलेक्ट इज कंसिडर्ड, तो हम उसे मतलब तीव्र बुद्धि का व्यक्ति समझा जाता है, या फिर इज कंसिडर्ड टू बी अ पर्सन ऑफ रिटार्डेड इंटेलिजेंस, या फिर उसे मंद बुद्धि समझा जाता है, ठीक है। जब मेंटल एज जो हो किसी बच्चे की, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज के लगभग बराबर हो, तो उसे हम शार्प इंटेलिजेंस, शार्प बुद्धि वाला समझते हैं, या फिर मंद बुद्धि वाला समझते हैं, या फिर कंसिडर करते हैं पर्सन ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस, ठीक है, एवरेज इंटेलिजेंस समझते हैं, या फिर कंसिडर करते हैं इडियट 7, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा एवरेज, ठीक है, जहां पे मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज के इक्वल हो जाती है, तो वहां पे कैसा जो भी इंटेलिजेंस, जो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है, वो औसत बुद्धि होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द फैक्टर ऑफ consistency is taken into account in intelligence question, then which of the following which claim is supported, क्या मतलब है इसका, कह रहा है कि यदि बुद्धि लब्धि में स्थिरता के कारक को मान लिया जाता है, तो इसे निम्नांकित में से किस दावे का समर्थन प्राप्त होता है, मतलब अगर बुद्धि लब्धि में, ठीक है, फैक्टर ऑफ कंसिस्टेंसी को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो
इन सब कौन सा क्लेम है जो इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस इज इन्नेट, जो नेचर है इंटेलिजेंस का वो इन्नेट है, मतलब जन्मजात होता है। द फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इज एक्वायर्ड, मतलब अर्जित होता है। द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस पार्शली इन्नेट एंड पार्शली अर्न्ड, मतलब उसे मतलब पार्शली हम जन्मजात भी बोल सकते हैं और अर्जित भी कर सकते हैं। नेचर ऑफ इंटेलिजेंस इज मेजरेबल, इट हैपेंस, मतलब ये कैसा होता है, मेजरेबल होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अगर बुद्धि लब्धि में स्थिरता, मतलब कॉन्सिस्टेंसी के कारक को, कॉन्स्टेंसी के फैक्टर को अगर हम कंसिडर करते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट में, ठीक है, तो कौन सा इन चारों में से ऑप्शन है जो इसको सपोर्ट करेगा कि ये इन्नेट है, पहला ऑप्शन बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है ये एक्वायर किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है ये पार्शली इन्नेट है या फिर पार्शली अर्न्ड है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इंटेलिजेंस जो है वो मेजरेबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा, इन्नेट, ठीक है, जन्मजात। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, द नेचर ऑफ द इंटेलिजेंस इज इन्नेट। अगर हम कॉन्सिस्टेंसी, फैक्टर ऑफ कॉन्सिस्टेंसी को इंटेलिजेंस क्वेश्चन में कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो वहां पे कौन सा क्लेम सपोर्ट करेगा, जो नेचर है इंटेलिजेंस का वो इन्नेट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Which of the following cannot be included in the sub-test of the verbal scale of the WAIS VAS-R, ठीक है, मतलब जो आपका WAIS R VAS-R के शाब्दिक जो वर्बल स्केल है, ठीक है, ठीक है, उसमें हम किसको नहीं रख सकते, इंफॉर्मेशन टेस्ट को, डिजिट स्पैन टेस्ट को, डिजिट सिंबल टेस्ट को, या फिर सिमिलैरिटीज टेस्ट को। तो इसका सिंपल सा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डिजिट सिंबल टेस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे WAIS R है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, WISC R है, ठीक है। अब इसका क्या, इसने क्या पूछा है आपका, यहाँ पे परफॉर्मेंस स्केल के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्लेस्ड इन द सब टेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस स्केल इन विस्क आर, ठीक है, किसको नहीं रख सकते, पिक्चर कॉम्पिलेशन टेस्ट को, पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट को, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट को, या फिर कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट को। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मेजर्ड बाय रोवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, जी फैक्टर, कौन से फैक्टर को रोवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस में मेजर करते हैं, जी फैक्टर को, वी फैक्टर को, एस फैक्टर को, या फिर पी फैक्टर को। तो सिंपल से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जी फैक्टर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Ravan's progressive matrices is called as which of the following categories of intelligence test, जो Ravan's progressive matrices है, ठीक है, जो Ravan's progressive matrices टेस्ट है, तो उसको हम कौन सा टेस्ट बोलते हैं, परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं, या फिर वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं, या फिर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं, या नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिने साइमन स्केल हैज अंडरगोन मेनी रिवीजन इन अमेरिका, ठीक है, बिने साइमन टेस्ट के कई सारे रिवीजन हुए हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वाज द कंसेप्ट ऑफ क्वोशिएंट डेवलप्ड, मतलब बिने साइमन जो है आपका स्केल, ठीक है, यहाँ पे कई सारे संशोधन हुए हैं। तो हमें बताना है कि जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है, ठीक है, वो किस अमेंडमेंट में डेवलप्ड हुआ था, ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ 1916, अमेंडमेंट ऑफ 1937, अमेंडमेंट ऑफ 1960, अमेंडमेंट ऑफ 1986। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अमेंडमेंट ऑफ 1916। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द होल टेस्ट बाय वेक्सलर, मतलब कौन सा टेस्ट है इसमें से, ठीक है, जो होल टेस्ट में सम्मिलित नहीं किया है, ठीक है। वेक्सलर ने निम्नांकित में से किस परीक्षण को होल्ड टेस्ट में सम्मिलित नहीं किया है, होल टेस्ट में नहीं किया, वोकैबुलरी टेस्ट को, इंफॉर्मेशन टेस्ट को, ऑब्जेक्ट असेंबली टेस्ट को, ठीक है। इसका एक ऑप्शन और था, वो शायद रह गया है, इसका एक ऑप्शन था,
वो रह गया है, ऑप्शन नंबर डी वहां पे रह गया है, वो है डिजिट, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, डिजिट सिंबल टेस्ट, ठीक है, सिंबल टेस्ट, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द होल टेस्ट बाय द वैक्सलर? वोकेबुलरी टेस्ट हो गया, इंफॉर्मेशन टेस्ट हो गया, ऑब्जेक्ट असेंबली टेस्ट हो गया, या फिर डिजिट सिंबल टेस्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डिजिट सिंबल टेस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट मेनी एलिमेंट हैव बीन मेंशन्ड इन अ क्रिएटिविटी, ठीक है, कई सारे एलिमेंट्स क्रिएटिविटी में मेंशन किए गए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्लेस, ध्यान देना है यहाँ पे, कौन सा नहीं प्लेस करेंगे इन द लिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स? ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी या फिर नोवेल्टी। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिंपल सा नोवेल्टी, ठीक है। ओरिजिनलिटी भी होती है वहां पे उसके एलिमेंट्स में, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और फ्लुएंसी भी होती है, ठीक। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका नोवेल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रिएटिविटी टेस्ट क्रिएटेड बाय टॉरेंस हैज बीन सबसेक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेक्शन इज इंक्लूडेड इन दिस टेस्ट? मतलब किसको, मतलब कौन सा सब सेक्शन है जिसको हम इस सेट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जो क्रिएटिविटी टेस्ट क्रिएट किया था टॉरेंस ने, ठीक है, और उसके कई सारे सब सेक्शंस थे, तो इनमें से किसको इंक्लूड करेंगे? वर्बल ओनली, फिगरेटिव ओनली, बोथ लिटरल एंड फिगरेटिव, या फिर नन ऑफ बोथ लिटरल एंड फिगरेटिव। तो इसका आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपको वर्बल ओनली एंड फिगरेटिव ओनली। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका दो, ये हो जाएगा लिटरल एंड फिगरेटिव। लिटरल को हिंदी में बोलते हैं शाब्दिक तथा आकृतिक, ठीक है, शाब्दिक तथा आकृतिक दोनों हो जाएगा, ठीक है, लिटरल एंड फिगरेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Torrance has given many aspects of creativity. Which of the following aspect is out of the list mentioned by him? ठीक है, टॉरेंस ने कई एस्पेक्ट एस्पेक्ट दिए थे क्रिएटिविटी के, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज आउट ऑफ द लिस्ट मेंशन बाय हिम? फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी या फिर नोवेल्टी। इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा नोवेल्टी को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग इन क्रिएटिविटी विच टाइप ऑफ थिंकिंग इज प्रीडोमिनेट? गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग, गिलफोर्ड के अनुसार किस तरह के, मतलब जो क्रिएटिविटी में किस तरह की थिंकिंग डोमिनेट करती, प्रीडोमिनेट करती? कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इवैल्यूएटिव थिंकिंग, आर्टिस्टिक थिंकिंग। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा आपका? डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। What is the 20% of 38? ठीक है, 20% of 38, what kind of thinking prevails in the solution of this problem? अगर हमें 20% of 38 निकालना है तो ये किस टाइप की थिंकिंग को यहाँ पे होगी? यहाँ पे इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, या फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Which dimension of creativity is measured to indicate exceptional use of brick? मतलब जो एक्सेप्शनल यूज है, मतलब ईंट का जो असाधारण उपयोग को, मतलब हमें एक्सेप्शनल यूज बताना है ईंटे का, ठीक है, क्रिएटिविटी में। तो मतलब ईंट जो है आपका, जो ब्रिक है, उसका असाधारण उपयोग अगर बताना है क्रिएटिविटी में, तो कौन से डायमेंशन आएगा उसमें? ठीक है, विच डायमेंशन ऑफ क्रिएटिविटी इज मेजर्ड? क्रिएटिविटी का हम कौन सा डायमेंशन यहाँ पे मेजर करेंगे टू इंडिकेट एक्सेप्शनल यूज ऑफ ब्रिक? ठीक है, अगर हमें एक्सेप्शनल यूज बताना है ब्रिक का, तो क्रिएटिविटी के कौन से डायमेंशन को यहाँ पे हम यूज करेंगे? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओरिजिनलिटी, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, थोड़े से क्वेश्चंस थे आपके एमसीक्यू के, जो कवर करेंगे आपके टॉपिक को। इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंस का टॉपिक हो जाएगा आपका इसमें। क्रिएटिविटी के इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं।
ठीक है। इससे पहले की जो क्वेश्चंस थे आपके 1 to 19 वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए, वो आप देखना चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, और इसके आगे भी अभी कई सारे क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि 50 क्वेश्चंस होंगे इसके टोटल। ठीक है, वो हम आगे भी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर कोई भी क्वेरी है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, वीडियो से रिलेटेड, तो फॉर दैट वो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर सकते हो और सिंपली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, थैंक यू।